हमेशा आगे खड़े रहे, अग्रसर रहे और किसान भाइयों की आवाज को बुलंद करते रहे, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भी भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक साधारण तरीके से जीवन जीते हुए गरीबों की जो लड़ाई लड़ी और उनको उनके 100वें साल के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी ने उनको भी भारत रत्न से नवाजा, भारत रत्न दिया, इसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। सार्वजनिक जीवन में सादगी के साथ कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा योगदान किया और सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, अति पिछड़ा के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना लगाया। ऐसे महान सपूत को भी प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न से नवाजा। हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने विभिन्न जिम्मेवारियों में देश की सेवा की और उनकी विजनरी लीडरशिप, दूरदृष्टि थी, जिसने आर्थिक दृष्टि से एक नए आयाम को आगे बढ़ाया और इसके साथ साथ शिक्षा में और भाषाओं को सार्वजनिक करने की दृष्टि से, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग भाषाओं को जाने और उसके साथ पढ़ते हुए आगे बढ़े, इस काम को भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया और साथ में शिक्षा के लिए काम किया। उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। और हमारे श्री डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी, जिनको हम लोग एक तरीके से फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले, जिन्होंने फूड सिक्योरिटी भारत में लाई और ये जो खाद्य की सुरक्षा का विषय आया, इसको लाने में, यानी इसके लिए भारत को सामर्थ्यवान बनाने में एमएस स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान था। उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। मैं प्रधानमंत्री जी को इस निर्णय लेने के लिए और इन सबको भारत रत्न देने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं और बधाई देना चाहता हूं। मैं अगर सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करूं तो चंद मिनट या चंद शब्दों में यह करना नामुमकिन है। इसलिए यह बहुत कठिन है कि मैं विकास यात्रा के बारे में कौन सा आयाम छूं और कौन सा आयाम छोड़ दूं। हम आज यहां पर बैठे हैं इस भारत मंडपम में। बहुत से हमारे पुराने लोगों को याद होगा, वो यहां पर आया करते थे, ये प्रगति मैदान के नाम से जाना जाता था। प्रगति नाम की कोई चीज नहीं थी, प्रगति कहीं दिखती नहीं थी। वही 1971 का ढांचा, 1971-72 का ढांचा, जब मैं 11 साल का था तब मैंने प्रगति मैदान देखा था। जब उस समय यहां पर एशिया का फेयर लगा था, 71 फेयर, तब मैं 11 साल का था, तब देखा था वो प्रगति मैदान। और उसके बाद किस टूटी फूटी अवस्था में था। आज यही भारत मंडपम देश का एक गौरवशाली एक चिन्ह बन करके हम सबके सामने है, ये हम सबको देखने को मिलता है। और उनके प्रगति की तो प्रगति मैदान में आपने देख ली, लेकिन उन्होंने मोदी जी के इस प्रगति को रोकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोविड के दौरान कोर्ट में गए, भारत मंडपम के काम को रोकने का प्रयास किया, बाधाएं डाली, अटकाने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अडिग रहे, डिगे नहीं, काम चलता रहा और रिकॉर्ड टाइम पर भारत मंडपम ये बन करके आज हम सबके बीच में है। और हम सब जानते हैं कि इसको रिकॉर्ड टाइम में तो पूर्ण हुआ ही। यह भारत मंडपम एक ऐतिहासिक गौरवशाली विषय का भी इतिहास बना, जब G20 से इस भारत मंडपम का श्री गणेश हुआ। G20 के देश के लोग आए, यहां पर एक तरीके से कहा जाए तो एक त्योहार का माहौल था। और उस G20 में जो फैसले लिए गए वो भी आप सबको मालूम है। अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर के साथ जोड़ा गया,
एक मत्ता के साथ यूनानिमसली फैसले लिए गए, रेजोल्यूशन पास हुआ और इसी के साथ साथ सब लोगों ने G20 में एक मत्ता के साथ जो प्रस्ताव पारित किया है वो भी हम सबको मालूम है। लेकिन आज हम ये जब भारत मंडपम की बात करते हैं तो यहां आपको जानकर खुशी होगी कि हर दिन कम से कम 4, 5, 6 प्रोग्राम होते रहते हैं और दिन में यहां कम से कम हर दिन 15,000 से 20,000 लोग इस परिसर के अंदर आते हैं और उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वो भी हम लोगों ने देखा है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे आपको मौका मिले तो यशो भूमि में जाना। वो यशो भूमि इससे भी बड़ा भव्य वो आयोजन हुआ है, वहां पर भी कन्वेंशन सेंटर बना है और इस तरीके से देश की प्रगति में ये भारत मंडपम और यशो भूमि ने एक अपना स्थान बनाया है। वह भी हम सब लोगों को ध्यान में आता है। मित्रों, देश की आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो एक समय में हम फ्रेजाइल 5 में थे, फ्रेजाइल 5 में। आज हम टॉप 5 में हैं, टॉप 5 में। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि 2024 में मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगेगी, थर्ड टर्म आएगा और हम तीसरी आर्थिक शक्ति बनकर तैयार होंगे। यह भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, हमारे कुछ विरोधी पार्टी के लोग बड़े अर्थशास्त्री आजकल बने हुए हैं। ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं उनको बार बार बोलता हूं, हाँ तुम्हारी ग्रोथ तो नहीं हो रही है तो पक्की बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और होगी भी नहीं। लेकिन देश की ग्रोथ रेट को अगर देखना हो तो वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे IMF ने भी कहा है कि अगर ब्राइट स्पॉट कोई है तो वो भारत है, जिसको हमको ध्यान में रख करके चलने की जरूरत है। और मैं जब आपके सामने ग्रोथ रेट की बात करता हूं तो आप आंकड़े जरा सा ध्यान में रखिएगा। USA का ग्रोथ रेट है 1.5%, जर्मनी का ग्रोथ रेट है 0.9%, चाइना का ग्रोथ रेट है 4.2%, जापान का ग्रोथ रेट है 1% और भारत का ग्रोथ रेट है 6.3%। अब देखिए, मैं किसी को आंखें तो दे सकता हूं, दृष्टि तो दे नहीं सकता। अब जिनको दृष्टि नहीं है तो वो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कांग्रेसी भाई जो इस तरीके के बातें करते हैं, मैंने जैसे कहा कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है उसमें इमर्जिंग मार्केट्स में हिस्टोरिक हाई, ऐतिहासिक हाई जो है वो 18.2% भारत का है। यह बात हमारे मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट में कही गई है। अगर मैं नेशनल हाईवेज की बात करूं तो 1,40,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं और ये 60% पिछली सरकार से ज्यादा बने। उसी तरीके से नेशनल हाईवे में 2.5 गुना जो 4 लेन बनी है वो 2.5 गुना बनी है। मेट्रोज पहले 5 सिटी में हुआ करती थी, आज 20 सिटी में 20 शहरों में मेट्रो दौड़ रही है। यह परिस्थिति हुई है। एयरपोर्ट हमारे 74 होते थे, आज 149। अब बहुत जल्दी प्रधानमंत्री मोदी जी का अगले विजिट में 150 एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो जाएंगे और वो भी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के विकास के लिए ग्रामीण सड़क, आपको जानकर खुशी होगी, 3,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनी है। 3,75,000। ऑप्टिकल फाइबर 2 लाख पंचायतों में उसको कनेक्ट कर दिया गया है। 1,300 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। 1 साल का इंतजार करना, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं समझ में आएगा। ऐसे हमारे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, 1,300 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। आज हम मोबाइल में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए हैं। 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। एप्पल भी अब मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है
ऑटोमोबाइल में हम तीसरी लार्जेस्ट मार्केट बन गए। डिफेंस के एक्सपोर्ट में हम ऑल टाइम हाई हैं, 16,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 15 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन गए हैं, 315 मेडिकल कॉलेजेस बन गए हैं, 7 नए IITs बने हैं, 7 नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बने हैं, 16 नए ट्रिपल IITs बनी हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों का, SC भाइयों का हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 44% हो गया है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों का हायर शिक्षा में 65% एनरोलमेंट बढ़ा है, हुआ है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और OBC का 44% हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट हुआ है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये जैम के माध्यम से, ट्रिनिटी के माध्यम से भ्रष्टाचार